सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी व्याकरण से एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। ठीक है, तो हमने वैसे वाक्य के भेद रचना के आधार पर भी पहले क्लासेस में पढ़े हुए हैं। जैसे सरल रचना के आधार पर है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम देखेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। जैसे कि नंबर 1 है आपका विधानवाचक वाक्य, फिर है प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है, फिर है निषेधात्मक वाक्य, फिर संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य और विस्मयवाचक वाक्य। ठीक है, तो अब हम ये 8 भेद एक एक करके इनको पढ़ेंगे और समझेंगे, क्योंकि आपका जो प्रश्न होगा बेटा, आपको कुछ सेंटेंसेस दिए होते हैं जिनमें कि आपको पहचानना है ये वाक्य के कौन से भेद का सेंटेंस है। ठीक है, या कौन से भेद को बताता है ये कि दिया गया वाक्य, अर्थ के आधार पर दिए गए वाक्य को पहचानो कि ये है कौन सा भेद है। ठीक है, तो आपको वाक्य को पढ़कर उसे समझकर पहचानना है कि वो कौन सा भेद है। ठीक है, कि वो विधानवाचक है या निषेधात्मक है, प्रश्नवाचक है या संकेतवाचक है, संदेहवाचक है या इच्छावाचक है, आज्ञावाचक है या विस्मयवाचक है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम आपका शुरू करते हैं नंबर 1 पे विधानवाचक वाक्य। ठीक है, विधानवाचक वाक्य में आप एक सिंपल सी सरल सी भाषा में अगर हम इसको कहते हैं तो विधानवाचक वाक्य की सकारात्मक वाक्य यानी कि पॉजिटिव वाक्य एक निश्चित विधान अर्थात एक निश्चित अर्थ, स्थिति और अवस्था से युक्त वाक्य विधानवाचक वाक्य कहलाता है। और दूसरे शब्दों में आप इसको पता कैसे याद कर सकते हो बेटा कि ऐसा वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो। ऐसा वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। ठीक है, उद्देश्य और विधेय तो हमें पता है कि उद्देश्य क्या होता है कि जब एक वाक्य में किसी के बारे में बात की जाती है, ठीक है, सब्जेक्ट यानी कि जिसके बारे में बात की जा रही है वो हमारा क्या है, उद्देश्य है। और जो बात कही गई है वो हमारा क्या होगा, विधेय होगा। ठीक है, जैसे अभी मैं ये पहला सेंटेंस हम पढ़ते हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है, बच्चे, और पढ़ रहे हैं हमारा क्या होगा, विधेय, यानी कि जो एक अलग भाग रह जाता है वाक्य का उसे हम विधेय कहते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे सेंटेंसेस दिए होंगे जिससे कि आपको पहचानना होगा कि भाई ये कौन सा अर्थ है। ठीक है, कौन सा अर्थ के आधार पर कौन सा भेद है। ठीक है, जैसे अब दूसरा है माली पौधे लगाएगा। ठीक है, लगाएगा यानी कि माली के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर आपका जो माली है वो उद्देश्य हो गया और पौधे लगाना जो है वो विधेय हो गया। माँ बहुत दिनों से बीमार है, तो माँ के बारे में बताया इसमें, तो माँ हमारा उद्देश्य हो गई और बहुत दिनों से बीमार है हमारा विधेय हो गया। ठीक है, तो जिस भी वाक्य में आपको लग रहा है कि एक उद्देश्य और एक विधेय है, ठीक है, एक उद्देश्य और एक विधेय है, तो वो आपका विधानवाचक वाक्य कहलाएगा। ठीक है, तो अब आपका बेटा दूसरे नंबर पर आता है निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक बेटा हम जैसे नाम से ही पता चल रहा है हमें कि निषेध करना यानी कि मना करना। ठीक है, निषेध यानी कि मना। तो हमें सेंटेंस में देखना है, वाक्य को पढ़ना है और समझना है कि भाई इस वाक्य में किसी चीज़ के लिए ना तो नहीं किया गया। ठीक है, और आप इसको कैसे करोगे डिफ़ाइन कि जिस वाक्य में किसी कार्य का निषेध किया गया हो। ठीक है, किसी कार्य का निषेध किया गया हो, मना किया गया हो, तो वो निषेधात्मक वाक्य होगा। जैसे नहीं, मत आदि शब्दों द्वारा इसे प्रकट किया जाता है। जैसे सेंटेंस है, मान लीजिए आपका फूल मत तोड़ो, तो यहाँ पर जो मत यानी कि ठीक है मत मना कर दिया ना फूल तोड़ने के लिए, तो मत शब्द का प्रयोग आ गया, तो ये आपका निषेधात्मक वाक्य हो गया। ठीक है, अब जैसे दूसरा है नहीं, यह कार्य तुमसे नहीं होगा या तुम नहीं करोगे, तो इसमें हमने पहले नहीं लगा दिया, निषेध कर दिया, मना कर दिया, तो
तो जो भी सेंटेंस अब आप पढ़ोगे और अगर उसमें नहीं या मत शब्द का प्रयोग किया गया है तो समझ लीजिए वो आपका निषेधात्मक वाक्य होगा। बहुत सिंपल है ये बेटा, ध्यान में बस रखना है कि मना कर दिया, मान लीजिए किसी काम को मना कर दिया सेंटेंस में, वाक्य में पढ़कर हमें पता चलता है ना, समझ आ जाती है कि इसमें क्या कहा गया है, तो हमें पता चलेगा आराम से। और नहीं और मत शब्द का प्रयोग होगा उसमें, तो समझ लीजिए वो आपका निषेधात्मक वाक्य है। फिर नंबर 3 आता है आपका बेटा प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक तो अंडरस्टूड है कि भाई क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और सबसे दूसरी बड़ी पहचान क्या होगी कि हर सेंटेंस के एंड में आपका क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा। तो बस आंख बंद करके आप लिख सकते हो कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। या फिर आप इसको कैसे ध्यान में रखोगे, क्या, कब, कैसे, कौन, कहाँ, क्यों आदि शब्द प्रश्नवाचक वाक्य को दर्शाते हैं। आप पढ़ लीजिए सेंटेंस लाइक कौन है वहाँ, पीछे क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क, प्रश्न, तो आप समझ लीजिए कि प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक है। सबसे आसान है कि अगर पीछे क्वेश्चन मार्क आया हुआ है तो आंखें बंद करके आप लिख सकते हो कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक है। तो बहुत आसान है इसको पहचानना। तो फिर अगला बेटा इसमें आपका आता है संकेतवाचक वाक्य, ठीक है। संकेत, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि हिंट देना, ठीक है। संकेत देना मीन्स हिंट देना। आप कैसे इसको डिफाइन करते हैं अब हम, यह वाक्य किसी कार्य के होने का संकेत प्रकट करता है। इसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है, यानी कि एक काम जो है वो दूसरे पे डिपेंड करेगा, ठीक है। हिंट दिया होगा और फिर दूसरी कैसे पहचान करोगे कि एक काम जो है वो दूसरे पर डिपेंड करेगा, तो वो समझ लीजिए आपका संकेतवाचक वाक्य होगा। जैसे यदि तुम कहते तो वह मिठाई ला सकता था, ठीक है। कहने पर डिपेंड हुआ ना कि मिठाई लाना था, और हिंट दे दिया कि अगर तुम कह देते तो भाई मैं मिठाई ले आता, मतलब कि हिंट देना। ओके, इस बात को आपने समझना है, वाक्य को पढ़ के समझना है कि इसमें हिंट दिया हुआ है या फिर डिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं, एक दूसरे पे आश्रित हैं वाक्य। फिर दूसरा जैसे आपका है परिश्रम करते तो पास हो जाते हैं, मतलब हिंट दे दिया ना कि अगर भाई तुम मेहनत कर लेते तो तुम पास हो जाते, ठीक है। और जो पास होना है वो मेहनत करने पर डिपेंड था। फिर अगला है फूल बोते तो बगीचा सुंदर लगता, यानी कि बगीचे की जो सुंदरता है वो फूल बोने पर थी, ठीक है। फूल बोने, अगर फूल बोए होते तो सुंदर ही लगता ना बगीचा, हिंट दे दिया कि कैसे सुंदर लगेगा बगीचा अगर फूल बोए होते। फिर अगला है माँ घर आएगी तभी मैं निकल पाऊँगा, डिपेंडेंट है, घर से निकलना है, अगर माँ आएगी तभी वो घर से निकलेगा। तो आपने वाक्य को पढ़कर समझना है कि संकेत दिया होगा, हिंट दिया होगा, या फिर दूसरे तरीके से कैसे समझोगे कि एक दूसरे पर जो है एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर होगी, ठीक है। फिर आता है आपका संदेहवाचक, यानी कि डाउट होना। संदेह मतलब कि डाउट होना। अगर आपको सेंटेंस पढ़कर लगता है कि कोई संदेह वाली बात है, ठीक है, कोई डाउट वाली बात है, तो आप उसको पहचान सकते हो कि ये संदेहवाचक वाक्य है। और कैसे करेंगे हम इसको डिफाइन, यह वाक्य कार्य में संदेह की प्रतीति करवाता है, यानी कि पता, उससे पता चलता है, पता करवाता है ये। जैसे शायद मैं यह कार्य कर पाऊँ, ठीक है, शायद। अब संदेह है, डाउट है कि भाई पता नहीं कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और दूसरी एक और पहचान कि ऐसे वाक्यों में ना बेटा शायद शब्द का ज़रूर प्रयोग होगा, ठीक है। शायद कहीं कहाँ आएगा, जब हम श्योर नहीं होते, ठीक है, जब हमें पता नहीं है पक्का कि भाई हम ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो हम शायद लगा देते हैं ना। अब ये शायद, संभवतः, ये ऐसे डाउट वाले शब्द होते हैं, संदेह वाले शब्द होते हैं। तो शायद मैं ये कार्य कर पाऊँगा, पता नहीं अभी पक्का नहीं पता है कि मैं कर पाऊँगा भी या नहीं कर पाऊँगा, तो शायद अगर लगा हुआ है तो शॉर्ट है कि भाई आपका ये संदेहवाचक वाक्य होगा। फिर तुम कर भी लोगे यह कार्य, मतलब कि अब मुझे डाउट है कि तुम कर भी लोगे यह कार्य, तो बोलने से हमें पता चल जाएगा कि हम दूसरे पर संदेह कर रहे हैं, ठीक है, डाउट कर रहे हैं हम लोग, तो वो संदेहवाचक वाक्य होगा आपका, ठीक है। संभवतः वह घर पहुंच गया होगा, शायद वह घर पहुंच गया होगा, ठीक है। अगला सेंटेंस है शायद अब तो धूप निकल ही आए, पक्का नहीं है पता,
कि निकल भी सकती है और नहीं भी निकल सकती। तो शायद जहाँ पर भी लगा होगा शायद, तो समझ लेना कि वो आपका संदेहवाचक वाक्य है। फिर है इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, इच्छावाचक वाक्य में बेटा जब भी आपको लगता है कि हम अपने मन की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, यानी कि कोई सेंटेंस दिया है और उसमें लग रहा है कि हमारे जो विश है, हमारे दिल की जो बात है वो जाहिर हो रही है, ठीक है, तो वो इच्छावाचक वाक्य होगा। जैसे ईश्वर तुम्हें विद्या बुद्धि दे, मतलब कि हमारे मन की इच्छा है कि ईश्वर जो तुम्हें वो मतलब किसी को जैसे ब्लेसिंग देते हैं हम लोग, ठीक है, कि अपनी इच्छा हम प्रकट कर रहे हैं। मान लीजिए जैसे हम बड़े जो हैं हम उनके पैर छूते हैं तो वो हमें बोलते हैं ना सुखी रहो, ठीक है, सुखी रहो, खूब तरक्की करो, मतलब वो इच्छावाचक वाक्य होते हैं। तो अब जैसे कि खूब उन्नति करो, मतलब मन की बात थी जो हमने सेंटेंस में कह दी, यानी कि वो इच्छावाचक वाक्य होंगे आपके। तुम अवश्य अपने लक्ष्य को पाओगे, यानी कि अब फिर हमने अपनी इच्छा को इसमें किया है, जाहिर किया है, ठीक है। मेहनत से पढ़ोगे तो क्या हासिल ना कर पाओगे, मतलब कि हर जब भी सेंटेंस पढ़ने से आपको लगे कि कोई इच्छा जाहिर की गई है या मन की बात या कोई विश जाहिर की गई है, तो उसमें आप समझ लेना कि आपका ये जो है इच्छावाचक वाक्य है। फिर आपका आता है आज्ञावाचक, ठीक है, जहाँ पे हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है, आदेश दे रहे हैं। अब आपको लगे सेंटेंस में पता चल जाएगा कि भाई ऑर्डर दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, तो वो आज्ञावाचक वाक्य होगा, ठीक है, आज्ञावाचक। तो जैसे कि अब हम कहें कि अभी यहाँ से चले जाइए, ठीक है, तो मैंने ऑर्डर दे दिया कि भाई तुम यहाँ से अभी चले जाओ, और मैंने अगर बोला कि चुपचाप बैठो तो भी मैंने ऑर्डर दिया, ठीक है, आज्ञा दी कि तुम चुपचाप बैठो, ठीक है। अंदर मत आइए, ये भी मैंने आज्ञा दे दी कि तुम अंदर मत आना, ठीक है, मेरा ऑर्डर है कि तुम अंदर नहीं आओगे। तो हमें सेंटेंस पढ़कर यही समझना है कि ये कौन सा है, आज्ञावाचक है या इच्छावाचक है, ठीक है। ध्यान से आपने डिफ्रेंशिएट भी करना है, इनको अलग अलग समझना है। इच्छावाचक में होगा कि हमारे मन की बात की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ठीक है, या यूँ कहें कि किसी को हम आशीर्वाद दे रहे हैं, इस टाइप के वाक्य होंगे। और आज्ञा में क्या है कि ऑर्डर दिया है कि चले जाओ यहाँ से, बाहर निकलो, चुपचाप बैठो, नोटबुक कंप्लीट करी कि नहीं करी दिखाओ, ठीक है। हम जब ऐसे कहते हैं, ऑर्डर देते हैं, तो वो हमारा आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। फिर आपका जो लास्ट आता है इसमें विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य की सबसे आसान पहचान है कि उसमें सेंटेंस में जो है वो एक्सक्लेमेटरी साइन लगा होगा, विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा होगा। तो आपने जल्दी से उसको झट से पहचान लोगे कि ये आपका विस्मयवाचक वाक्य है। और कैसे परिभाषित करेंगे कि विस्मय, हर्ष, शोक आदि मन के भावों से भरा वाक्य, ठीक है, जहाँ पे खुशी भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है और हैरानी भी हो सकती है। ऐसे अगर आपको सेंटेंस के भाव ऐसे नज़र आ रहे हैं तो समझ लीजिए आपका विस्मयवाचक है। और अगर उसको छोड़ दीजिए, अगर वो नहीं दिमाग में रहता, तो अगर एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है सेंटेंस में तो बेझिझक आप लिख सकते हो कि ये विस्मयवाचक वाक्य है। जैसे कि अब सेंटेंस दिया हुआ है इसमें कि वाह क्या काम किया है, वाह के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन आ गया तो फिर विस्मयवाचक वाक्य है। या फिर हम जैसे कह दें कि उफ़ कितनी भीड़ है यहाँ, उफ़, उसके बाद भी एक्सक्लेमेटरी साइन आया हुआ है, तो आप तुरंत इसको पहचान जाओगे कि भाई ये तो विस्मयवाचक वाक्य है, ठीक है बेटा। तो यहाँ आपके ये अर्थ के आधार पर 8 भेद हैं जो हमने अभी करे हैं। और ये 8 भेद कौन कौन से हैं आपके, मैं फिर से एक बार बता दूं। विधानवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और विस्मयवाचक वाक्य, ठीक है। तो अब हम ये जो 8 के 8 हैं, हमने सेंटेंस पढ़कर इनकी पहचान करनी है कि ये कौन सा भेद है, अर्थ के आधार पर यह वाक्य का कौन सा भेद रहेगा, ठीक है। ये तो 8 के 8 आप अपनी बुक से एक बार पढ़ेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।